वेलकम टू ओनली आईएएस। मॉडर्न इंडिया मीन्स में ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस सेशन में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज टॉपिक 4। इस टॉपिक का टाइटल है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं। लास्ट सेशन में हमने ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए थे, फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिजायर फॉर रिफॉर्म और वुमेन की पोजीशन के बेटरमेंट के लिए क्या बातें की गई। एट द सेम टाइम हमने कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बात करी थी। तो आज के इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के सेशन में हम कई सारे सब टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें पहला तो होगा स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा होगा राजा राम मोहन रॉय और उनका जो भी ब्रह्मो समाज था और भी जो उनके इनिशिएटिव्स थे उनके बारे में, यंग बंगाल मूवमेंट और हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में बातें डिस्कस करेंगे। और ये जो यहाँ पर देखिए ये 5 सब टॉपिक्स हैं, छठा यहाँ पर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एज ए सोशल रिफॉर्मर, हम इसे भी इसी सेशन में कवर करेंगे। सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले, इनके विचार और इनका कंट्रीब्यूशन भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये टॉपिक नंबर यहाँ से देखिए 3 से लेकर टॉपिक नंबर 7 तक आज हम कवर करेंगे। बाकी रामकृष्ण मूवमेंट और स्वामी विवेकानंद जी थोड़ा सा एलेबोरेटेड है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक्स के साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो टॉपिक नंबर 3 है दैट इज स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। इसमें देखिए सबसे पहले तो चतुर्वर्ण आश्रम या चतुर्वर्णाश्रम आप कह सकते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि जो भारतीय समाज है उसमें 4 वर्ण हैं, 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये किसी भी व्यक्ति के सामाजिक स्तर को डिसाइड करता है। ये डिसाइड करता है कि वो प्योर हैं या फिर नहीं है। जो लोग इस चतुर्वर्णाश्रम में नीचे स्तर पे हैं, मतलब स्ट्रेटा में नीचे हैं पिरामिड में, उन्हें समाज में एक निचला स्तर दिया जाता है। जो कास्ट है वो कई सारी चीजों का पैरामीटर बन जाती है। लाइक वो एजुकेशन ले सकते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं कि नहीं, उनका प्रोफेशन क्या होगा, वो किसके साथ खाना खा सकते हैं किसके साथ नहीं, किसके साथ विवाह शादी कर सकते हैं किसके साथ नहीं। ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये इन सभी चीजों के पैरामीटर्स को डिसाइड कर देती थी सोसाइटी में। इनफैक्ट ये तब की केवल बात नहीं है, उस समय थोड़ा ज्यादा रिजिड हुआ करता था, लेकिन आज भी ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। इन जनरल किसी भी व्यक्ति की जाति इस बात को निर्धारित करती थी इवन जन्म के पहले ही कि समाज में आने के बाद उसका समाज में स्तर क्या होगा। एक बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ है, यदि उसके माता पिता किसी विशेष जाति से संबंध रखते हैं तो यह निर्धारित हो जाता है कि जो उनसे जो बच्चा जन्म लेगा उसकी सामाजिक स्थिति क्या होगी, वो कैसा खाना खाएंगे, उनकी रहने की जगह क्या होगी। जैसे जो अनटचेबल्स थे उस समय शो कॉल तरीके से उनको एक अलग लोकेशन दे दी जाती थी, वो उसके बाहर नहीं रह सकते थे। वो कहाँ से पानी पी सकते हैं, कहाँ से खेती के लिए पानी ले सकते हैं, टेम्पल्स में उन्हें एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सभी चीज़ें कास्ट के बेसिस पे रेगुलेट होती थी। अगर आप अपर कास्ट के हैं तो ये सारे विशेष अधिकार आपके पास हैं, और अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो नहीं है। जो सबसे बुरा प्रभाव इस पूरे वर्णाश्रम का पड़ा वो सो कॉल्ड अनटचेबल्स पर पड़ा, जिन्हें हम अल्टरनेटिवली शेड्यूल कास्ट या जैसा कि अंबेडकर जी कहते थे दलित भी कह सकते हैं। कई सारे नाम उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके ऊपर कई तरीके की बाधाएं इंपोज कर दी गई जो काफी ह्यूमिलिएटिंग थी, इनह्यूमन थी और बर्थ के बेसिस पर ही इनइक्वलिटी को इंश्योर करने वाली थी। निश्चित तौर पर एक व्यक्ति का जो अंतर्मन है वो ऐसी किसी भी रिस्ट्रिक्शन से आहत हो जाएगा। अब ये जो फैक्टर्स हमने देखे अभी तक, सिचुएशन जो कास्ट बेस्ड सिस्टम की हुआ करती थी उस पर हमने एक निगाह डाली। बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मदद की कि हम आने वाले समय में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसे मिटिगेट कर पाए या उसे खत्म कर पाए। खत्म तो नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत कमी आई, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना। सबसे पहला तो रोल हम कहेंगे ब्रिटिश रूल का था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बहुत विशेष प्रयास किए कि हाँ कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे हम खत्म कर देते हैं इंडिया में, नहीं। वो तो अपना काम कर रहे थे, जो उनका फेवरेट टास्क था इंडिया को एक्सप्लॉइट करना, वो उसमें इंगेज थे। लेकिन इसमें उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इंडिया में जो कास्ट रिजिडिटी हुआ करती थी वो धीमे धीमे कम हुई। लाइक उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट की कि लोगों के अंदर कास्ट कॉन्शियसनेस कम होने लगी। कैसे कम होने लगी? पहले यहां पर सो कॉल्ड अपर क्लास हुआ करते थे जो कहते थे कि तुम निचली जाति के हो तो तुम मेरे साथ बैठ नहीं सकते। अब उनके लिए भी कोई आ गया था जो कहता था कि तुम ब्लैक्स हो और तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। आर यू गेटिंग? पहले सोसाइटी में ब्राह्मण्स थे फॉर एग्जाम्पल, और वो कहते हैं
किसी भी दलित समुदाय के व्यक्ति से कि आप अनटचेबल हैं और आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते या हमारे साथ हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकते। लेकिन अभी ब्रिटिशर्स आ गए थे, उन्होंने तो हर जगह बोर्ड्स लगा दिए थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब ये रूल उस ब्राह्मण के लिए भी लागू होते थे। अब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने सभी इंडियंस को एक इक्वल स्टेटा में डाल दिया कि तुम सब नीचे हो, आपस में देख लो कौन नीचे ऊपर है, बट हमारे लिए तुम सब नीचे हो। अब इससे लोगों को लगा कि अब ये तो हमारे मास्टर्स आ गए हैं, अब हम आपस में भी क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं, इधर तो इन्होंने सबको समेट दिया है, सबको लपेट दिया है। तो जो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन का पैरामीटर बनाया उसमें उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, अंग्रेजों ने सभी को इक्वली एक्सप्लॉइट किया। और ये जो इक्वल एक्सप्लॉयटेशन था उसने कास्ट कॉन्शियसनेस को कम करने में मदद करी। ब्रिटिशर्स ने कुछ और भी कदम उठाए, कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो गई जिसके बाद वैसे तो इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पर उसके कई तरीके के नकारात्मक प्रभाव रहे, निगेटिव इंपैक्ट्स रहे, लेकिन कास्ट कॉन्शियसनेस को कम करने में उन्होंने मदद की। लाइक उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अब होगी लैंड को लेकर और उसे बेचा भी जा सकेगा। इससे जो कास्ट इक्वेशंस थे वो बिगड़ने लगे। लाइक पहले अपर क्लास जो लैंड होल्ड कर लेता था वो होल्ड कर लेता था, वो उनसे जाती नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अंग्रेज उस जमीन को छीन सकते थे। और अगर अंग्रेजों ने एक बार किसी अपर क्लास के इंडिविजुअल से भी जमीन को छीन लिया और वो लैंडलेस बन गए तो सोसाइटी में उनका जो स्ट्रेटा है वो इकोनॉमिकली तो डाउन हो ही गया, और जब इकोनॉमिकली वो डाउन हो गए तो वो सोशली कितना ऊपर रह लेंगे। तो इस तरीके के कुछ इक्वेशंस ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में क्रिएट होने लगे। अब कुछ अन्य भी कारण रहे, लाइक मॉडर्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, जिससे हुआ ये कि अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ा, लोगों के पास इवन जो सो कॉल्ड लोअर स्ट्रेटा में लोग रह रहे थे उन्हें भी अब जॉब मिलने लगी, ट्रांसपोर्ट के नए नए मैकेनिज्म्स आए तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जब आप एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में माइग्रेट कर जाते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज में इस चीज को लोग कम तवज्जो देने लगे। आज भी आप देखते हैं कि कास्ट रिजिडिटी जितनी आपको रूरल एरियाज में मिलेगी उतनी आपको अर्बन एरियाज में नहीं मिलेगी। वहां पर कोई इस बात से मतलब नहीं रखता कि उनका पड़ोसी किस जाति का है, वो अपने काम से काम रखते हैं। ऐसा कई सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको आज भी देखने को मिलेगा। तो ये फैक्टर्स भी थे जो धीमे धीमे जैसे जैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, लोग एक सोशल मोबिलिटी देखी जा रही थी रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की ओर, उसने भी कास्ट सिस्टम को डाइल्यूट किया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ रखा, मतलब कानून के सामने बिफोर लॉ सारे इक्वल हैं, आप लोग आपस में कर लो, हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, ये आपस में डिसाइड कर लो, इधर जब हमारे सामने आओगे तो सब बराबर हो, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अब इससे जो सोशल और लीगल इनइक्वलिटीज थी वो खत्म हो गई, एटलीस्ट लॉ के सामने। जो कास्ट पंचायत हुआ करती थी, जो जुडिशियल फंक्शंस वगैरह परफॉर्म किया करते थे, वहां पर अक्सर कास्ट प्रिजुडाइज देखा जाता था। मतलब कुछ समय तो ऐसा था कि अगर किसी एक ब्राह्मण ने गवाही दे दी है तो उसे सही माना जाएगा, बिकॉज ब्राह्मण्स गलत नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके के सिस्टम्स भी कास्ट पंचायत में हुआ करते थे। अब यहां पर इन सभी चीजों को दरकिनार कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और एक इक्वलिटी को स्टैब्लिश किया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी उसे सभी जात के लोगों के लिए ओपन कर दिया गया फॉर ऑल कास्ट। अब जो दलित थे उन्होंने भी अच्छी पढ़ाई करी, जो भी पढ़ पाए, और वो इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं। जो नया एजुकेशन सिस्टम आया वो भी पूरी तरीके से सेक्युलर था, वहां पर ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था कि हाँ जो इंग्लिश के प्रोज हैं या फिर शेक्सपियर की जो प्लेज वगैरह हैं उन्हें केवल इस जाति समूह के लोगों को ही देखने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इससे धीमे धीमे करके जो कई सारे प्रयास हुए उनसे कास्ट कॉन्शियसनेस रिड्यूस होने लगी, कम होने लगी। ठीक है, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था उसने भी कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को कम किया या उसको अंडरमाइन किया। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में लगभग सभी रिफॉर्मर्स ने किसी न किसी स्तर पे इस बात को जरूर उठाया कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है दैट्स नॉट ओके, ये सही नहीं है। कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने इस बात को हमारे सामने रखा, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के लिए हमारे सामने आए, लाइक ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सोशल कॉन्फ्रेंस और कई सारे इंडिविजुअल्स ने भी इस दिशा में काम किया, जहां पर वो लगातार इस बात की मांग करते रहे कि अनटचेबल्स को लेकर जो डिसेबिलिटीज क्रिएट की गई हैं आप उनको खत्म करिए, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं, लाइक वो टेम्पल्स में एंट्री नहीं कर सकते, पॉन्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, टैंक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा।
आप इसे खत्म करिए। तो ऐसे कई तरीके की डिमांड्स उस समय रेज होने लगी। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने जो एकदम रिजिड हेरिडेटरी सिस्टम हुआ करता था, कास्ट डिस्टिंक्शन का, उसका भी विरोध किया। मतलब एक कोई इंडिविजुअल है, वो लोहार है, लोहे का काम करता है, तो उसका बेटा भी लोहार ही होगा। इस चीज को चैलेंज किया गया और इसको चैलेंज करने के लिए लॉ ऑफ कर्मा का इस्तेमाल किया गया। ये आर्गुमेंट दिया गया कि जो हमारी रिलीजियस फिलॉसफी है वहां पर भी इस बात को निगेट किया गया है। इनफैक्ट अर्ली वैदिक पीरियड में यही बात हुआ करती थी कि आप जो भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट करते थे वो डिसाइड करता था कि समाज में आपकी जाति क्या होगी। आप जन्म से कुछ भी हो, अगर आप एक सैनिक बन जाते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। आप जन्म से कुछ भी हो, लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप शूद्र हैं। और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो इस बात को, आर्गुमेंट को पकड़कर ये जो बाय बर्थ कास्ट डिस्टिंक्शन होता था उसे चैलेंज किया गया। बोला गया अगर एक व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है तो फिर आप उसे एक पार्टिकुलर कास्ट का टैग कैसे दे सकते हैं। 1937 में इलेक्शंस होते हैं जहां पर एक मोटिव ये भी रखा गया, जहां जिन जिन भी राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, कि डिप्रेस क्लासेस की सिचुएशन को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ काम किया जाएगा, और उन्होंने किया भी। लाइक हरिजन के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया। हरिजन ये शब्द दिया गया था दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए गांधी जी के द्वारा, तो उनके लिए बात की गई फ्री एजुकेशन की। और कुछ प्रोविंसेस जहां जहां उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस थे वहां पर, ठीक है। कुछ रूलर्स भी रहे, लाइक स्टेट ऑफ त्रावणकोर के रूलर, इंदौर और देवास के राजा, इन सभी लोगों ने टेम्पल्स को ओपन कर दिया सभी जाति के लोगों के लिए, एक सेपरेट प्रोक्लेमेशन करके कि किसी भी जाति का व्यक्ति मंदिरों में जा सकता है। गांधी जी ने भी काफी रिगरस एफर्ट्स किए अनटचेबल्स की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए। गांधी जी हमेशा अपने मन में एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते थे कि जो अनटचेबिलिटी है उसे बाई रूट एंड ब्रांच खत्म करना है। वो कास्ट सिस्टम को खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। उनका यह मानना था कि जो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी में सर्टेन वर्क डिवीजन को इंश्योर करता है, तो वर्क डिवीजन तो सोसाइटी में होना चाहिए, तो कास्ट सिस्टम इज ओके। लेकिन ये जो अनटचेबिलिटी है दैट इज एसोसिएटेड विद कास्ट सिस्टम, दैट शुड नॉट बी देयर। जो अस्पृश्यता समाज में बनी हुई है ये नहीं होनी चाहिए जो जाति विशेष से संबंधित है। उनके जो विचार थे वो ह्यूमनिज्म और रीजंस पर आधारित थे। सभी लोग अपने अपने आर्गुमेंट्स देते थे। लाइक कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनका सहारा लेते थे इस बात को इंश्योर करने के लिए कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कास्ट रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। उसमें वो ऋग्वेद का सहारा लेते थे, जो वेदांग है उनका सहारा लेते थे। लेकिन गांधी जी का जो ग्राउंड था दैट वाज ह्यूमनिज्म एंड रीजन। हमें सिंपली सोचना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये मानवता के अनुरूप है। मतलब देयर यू आर अ ह्यूमन बीइंग और कोई एक और ह्यूमन बीइंग है, आप उसे कहते हैं कि नहीं तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते। व्हाई? रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता था। तो गांधी जी ने जो एक कोर उठाया इसके लिए दैट वाज ह्यूमनिज्म एंड रीजन। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, वहां अनटचेबिलिटी को सैंक्शन नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि आप किसी को छूइए मत, उनसे बात मत करिए, उन्हें आसपास मत आने दीजिए, ऐसा तो किसी शास्त्र में नहीं कहा गया है। वो कहते हैं कि अगर किसी शास्त्र में भूले भटके आपको ये बात मिल भी जाए तो आप इग्नोर कर दो, क्योंकि जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो कुछ बुक्स के कवर्स के अंदर नहीं हो सकता। हमें अपने रीजन से डिसाइड करना होगा कि क्या सही है क्या नहीं है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ को स्थापित किया और कहा गया, उनके द्वारा कहा गया कि जो अनटचेबल्स हैं उन्हें हरिजन कहा जाएगा। हरिजन, हरि मतलब भगवान विष्णु और जन मतलब उनके लोग, हरि के लोग। इस पर टिप्पणी भी की अंबेडकर जी ने कि अगर वो ईश्वर के लोग हैं तो क्या बाकी जो जाति के लोग हैं वो क्या ईश्वर के लोग नहीं हैं, वो दानव के लोग हैं या राक्षसों के लोग हैं, वो कैसे लोग हैं? तो इस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी, एक चुटकी ली गांधी जी के इस शब्द हरिजन पर। वो दलित शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा उचित समझते थे, जो क्लियरली इंडिकेट करता था कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया है, उन्हें हमेशा से दबाया कुचला गया है। वो इस बात को बिल्कुल इंश्योर करना चाहते थे कि ये जो चीज सच है वो दिखनी चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है। तो गांधी जी के प्रयास हमने देखे। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने काफी प्रयास किया।
वो बाई कास्ट माली फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि एक लोअर कास्ट मानी जाती है। उन्होंने जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था हिंदू सोसाइटी में, उसके खिलाफ काम किया कि पूरी सोसाइटी को ब्राह्मण्स ही क्यों डोमिनेट करेंगे। उन्होंने कहा कि लोअर कास्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो एजुकेशन अवेल करें। इफ दे आर नॉट एजुकेटेड, उन्हें बहुत ही आसानी से दबाया जा सकता है। इफ दे आर एजुकेटेड दैट विल नॉट बी दैट मच ईजी। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो ये करना इतना आसान नहीं होगा। वो गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस थे। उनका मानना था कि हमें कई तरीके के स्कूल्स खोलने चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने स्कूल्स खोले भी ताकि वुमेन को एजुकेशन या गर्ल्स को एजुकेशन दी जा सके। बाबा साहेब अंबेडकर, इनके प्रयास तो किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किए जा सकते। इन्होंने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया जो लोअर क्लास हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। तो प्रयास तो सभी ने किए अपने अपने स्तर पर, काफी अच्छा प्रयास सभी लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन जो सबसे मैसिव एफर्ट किए गए हैं दैट इज बाय बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने अपने बचपन में ही जो वर्स्ट फॉर्म है कास्ट का उसको फेस किया। और कई बार तो वो समझ भी नहीं पाते थे कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन जब वो बड़े हुए देन ही गॉट टू नो कि अच्छा ओके, मैं इस कास्ट से बिलोंग करता था, इसलिए जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे साथ ये व्यवहार किया गया था। कई बार जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं उनके साथ अपर कास्ट के इंडिविजुअल्स के द्वारा दुर्व्यवहार कर दिया जाता है, या ऐसे उनको ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है, इंसल्ट कर दिया जाता है। वो बच्चा तो समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कास्ट कॉन्शियसनेस तब तक नहीं आई होती। तो क्या हमें या फिर किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को ऐसा करना चाहिए, एक ऐसे बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन जिसे पता ही ना हो कि यह कास्ट होती क्या चीज है? उन्होंने इस प्रकार की डिसेबिलिटी को खत्म करने के लिए सोसाइटी से ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को ऑर्गेनाइज किया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाय बाबा साहेब अंबेडकर। और भी कई सारे लीडर्स थे जो डिप्रेस्ड क्लास से बिलोंग करते थे। उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया। तो अंबेडकर जी ने बनाया ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और कई सारे अन्य लीडर्स ने मिलकर बनाया ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपसे यह कह दिया जाए एक स्टेटमेंट में यूपीएससी में इन प्रीलिम्स कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय और हैज बीन फाउंडेड बाय बाबा साहेब अंबेडकर, तो आपको लगेगा कि सही है, जबकि नहीं है। अंबेडकर जी ने कंडेम किया कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कास्ट सिस्टम का, या जो इंसुलर स्ट्रक्चर है, जो एक ऐसा संकुचित विचार रखता है कि नहीं इस जाति के लोग ऊपर हैं, इस जाति के लोग नीचे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे फुल्ली कंडेम किया और ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस को जो कास्ट बेस्ड हैं उनको खत्म करने की बात की, जो इंडिया की प्रोग्रेस को रोकते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया की प्रोग्रेस को एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें ही हमें प्रोपगेट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। उनका जो स्ट्रगल था डिप्रेस्ड क्लासेस को लेकर, उसी को आधार बनाकर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें सेपरेट स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। इसके पहले काफी विवाद हो गया था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा गया था अंबेडकर जी के द्वारा दलितों के लिए। इस बात को लेकर गांधी जी काफी तल्ख थे, क्योंकि उन्हें लगता था सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। तो फाइनली पूना में पैक्ट हुआ और यह कहा गया कि दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। 1920 में अब आते हैं थोड़ा साउथ इंडिया की ओर निगाह डालते हैं, दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में 1920 में एक जो नॉन ब्राह्मण्स थे, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, आत्मसम्मान के लिए आंदोलन। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वो किसी भी व्यक्ति की सेल्फ रेस्पेक्ट को आहत कर सकता था। तो उन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, जिसे लीड किया ईवी रामास्वामी नाइकर जी के द्वारा। कई सारे और भी लोग थे जो इस बात की मांग कर रहे थे कि जो टेंपल एंट्री पर बैन है दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए, उसे हटाया जाना चाहिए। श्री नारायण गुरु जी के जो प्रयास थे इस दिशा में, जो कि केरला से बिलोंग करते थे, काफी नोटेबल हैं। उन्होंने पूरा जीवन इस बात के संघर्ष में लगा दिया कि जो कास्ट डोमिनेशन है वो खत्म हो। उन्होंने इस संबंध में एक मूवमेंट भी चलाया जिसे SNDP मूवमेंट कहा जाता है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट। SNDP मूवमेंट ये श्री नारायण गुरु जी का ही मूवमेंट था,
जिसमें उन्होंने प्रयास किया कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए। उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन रहा, वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। हालांकि बाद में जो उनके शिष्य थे शहधरन अयप्पन, उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा बदला। उन्होंने कहा नो रिलीजन, नो कास्ट, नो गॉड फॉर मैनकाइंड। मानवता के लिए ना तो किसी धर्म, ना जाति और ना ही ईश्वर की आवश्यकता है। तो ये कुछ बदलाव किए गए उनके शिष्य के द्वारा। यहां पर देखिए, अब आते हैं कि जब हमारा देश आजाद होता है तो हम अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो जो फ्री इंडिया का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने भी इक्वलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के कोर में शामिल किया और यह कहा गया कि कास्ट के बेसिस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 17 में प्रावधान भी किए अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में। जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म किया और यह कहा कि अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस की जाती है तो वो अनलॉफुल होगी और पनिशेबल होगी। किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया गया। वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, होटल्स, सिनेमास, क्लब्स एंड जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। दैट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर क्लैरिफाई किया गया है कि जो राज्य है वो कोशिश करेगा कि वो लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे, एक ऐसे सोशल ऑर्डर को, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जहां पर न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। शैल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ। जो नेशनल लाइफ है उसके सभी इंस्टीट्यूशंस इसी के बेसिस पर वर्क करें। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी डन। हमने देखा कि कैसे प्रयास हुए और एंड में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आए, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर जो अनटचेबिलिटी है वो किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्की आज भी जारी है। बीइंग एन अवेयर इंडियन सिटीजन, हम सभी लोगों की यह जिम्मेदारी है कि हम ऐसी किसी भी डिसेबिलिटी को निगेट करें, कंडेम करें जहां भी हमें मौका मिले, और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत व्यवहार में ऐसी किसी भी चीज को कभी भी शामिल ना होने दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि एग्जैक्टली ये एक सब टॉपिक है जो हमारे इसी टॉपिक 4 के अंडर में है। दैट इज राजा राममोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज। राजा राममोहन रॉय और उनका ब्रह्मो समाज, इस पर हम बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। राजा राममोहन रॉय, जिनका जीवन काल 1772 से 1833 रहा, डेफिनेटली आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो जागरण शुरू हुआ वो तो इन्हीं के विचारों के साथ हुआ, और इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। जो आधुनिक भारत आज हमारे सामने है, उसे बनाने की शुरुआत अगर किसी ने की थी, सो ही वाज राजा राममोहन रॉय। वो एक बहुत ही वर्सेटाइल जीनियस थे, मतलब उनकी एबिलिटीज के बारे में आप जानेंगे, फाइंड आउट दैट ही वाज अ जीनियस पर्सन, जिसकी इतनी हाईएस्ट एबिलिटी एंड इंटेलेक्ट था, करेज था, जो उस समय की सोशल कंडीशंस के अगेंस्ट में जाकर अपने विचार रख सकते थे और उसे इंप्लीमेंट करने के प्रयास भी कर सकते थे। राममोहन रॉय जी मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में बिलीव रखते थे। उनका मानना था कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसी के माध्यम से भारत का विकास हो सकता है। वो ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को एडवोकेट करते थे। सभी व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए और समाज में समानता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की असमानता स्वीकार्य नहीं है, ऐसा राजा राममोहन रॉय जी का मानना था। उनका विश्वास एकेश्वरवाद में था, मतलब उनका यह मानना था कि ईश्वर तो सिर्फ एक ही होता है, हम अनावश्यक रूप से अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग छवियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो वो एकेश्वरवादी थे, मोनोथीस्ट थे, और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी। दैट वाज गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इस किताब का टाइटल था, एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार। इस किताब को 1909 में पब्लिश किया गया, एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार, या फिर गिफ्ट टू मोनोथीस्ट 1809। अब देखिए, जब भी आप आंसर्स वगैरह मेंस में लिखते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशंस को आपको उसमें इंक्लूड करना होता है, ताकि जो आपका आंसर है वो सुपरफिशियल ना लगे। ऐसा ना लगे कि बस आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं और आपको एक्चुअली में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर दैट, जब भी आप किसी सोशल रिफॉर्मर की बात कर रहे हो तो उसका कोई स्लोगन, उसका कोई स्टेटमेंट, उसके द्वारा बनाया गया कोई ऑर्गेनाइजेशन या उसकी कोर फिलॉसफी, उस बात को लेकर बिल्कुल श्योर रहें और उसे अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड करें, जो कि आपके आंसर को थोड़ा
इफेक्टिव बनाता है। समटाइम्स आपको फैक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने ये जो किताब लिखी, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार, उसे बंगाली में ट्रांसलेट भी किया गया। उन्होंने वेद और जो 5 उपनिषद थे उनको भी ट्रांसलेट किया, ताकि वो इस चीज को प्रूव कर सकें कि जो एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट हैं वो मोनोथिज्म को सपोर्ट करते हैं। वो भी इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमें कई सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, रेदर हमें सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अपने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के या फिर प्रयासों के स्तर में जब वो कुछ समय आगे बढ़ते हैं 1814 में, 1814 में, तो उन्होंने एक आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा, जो आपकी आत्मा से जुड़े हुए लोग होते हैं वो आपके मित्र होते हैं, तो इसका मतलब था सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, आत्मीय सभा, दोस्तों की एक सभा या एक समाज। इसे कहां स्टैब्लिश किया गया? राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा कैलकाटा में, जहां पर जो उनके मोनोथीस्ट आइडियाज थे वेदांता के, उनको एडवोकेट किया गया कि सिर्फ एक ईश्वर है और हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। वो आइडोलेट्री का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा खत्म होनी चाहिए। जो कास्ट रिजिडिटीज हैं, जो जातिगत कठिनाइयां हैं या फिर कठोरता है, हमें उसे भी खत्म करना है। हम अनावश्यक रिचुअल्स फॉलो करते हैं, कई सारी सामाजिक बुराइयां हैं जो समाज में बनी हुई हैं, हमें उन्हें भी खत्म करना है। वो रैशनलिस्ट आइडियाज को प्रोपोगेट करते हैं। हमें हमेशा सोच विचार कर इस बात का निर्णय लेना चाहिए अपने व्यक्तिगत विचारों से कि क्या ये सच में सही है। उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो वेदांता है, मतलब वेदों के अंत में लिखी गई जो उपनिषदिक बातें हैं, जो फिलोसॉफिकल बातें हैं, वो रीजन पर बेस्ड हैं। वहां पर जब आप पढ़ेंगे विल फाइंड आउट कि हाँ, यहां पर जो बातें की जा रही हैं वो लॉजिकल है, और इसलिए हमें वेदांत को फॉलो करना चाहिए, लॉजिक्स को फॉलो करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हमारा रीजन, हमारा लॉजिक ये कहता है कि यहां पर हमें इस स्क्रिप्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए, अगर लॉजिक ऐसा कहता है तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स खुद इस बात, वेदांत खुद इस बात को इंश्योर करते हैं दैट एवरी टास्क मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। हमें जो कुछ भी करना चाहिए वो रीजन के बेसिस पर ही करना चाहिए। और अगर हमारा विवेक कहता है, हमारी खुद की अंतरात्मा ये कहती है, लॉजिक ये कहता है कि ये गलत है, तो वो गलत है, चाहे वो किसी किताब में ही क्यों ना लिखा हो। कोई ऐसी किताब भी हो सकती है जिसे हम बहुत ज़्यादा मान्यता देते हो, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है और आपका विवेक इस बात को समझ भी रहा है, तो आप उसे मानने से इनकार कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि विवेक का जो सिद्धांत है, तर्क का जो सिद्धांत है, वो ऐसा नहीं कि केवल हिंदुइज्म के में लागू होता है। मतलब वो सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं करते थे कि सारी तार्किक जो बातें हैं दैट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, बल्कि ये सभी सेक्ट पर लागू होता है। और ऐसे सेक्ट पर या ऐसे फेथ पर जहां पर धर्म को बिल्कुल अंधे रूप में मानने की बात की जाती हो, बिना किसी प्रश्न को किए जो कहा गया है बस उसे फॉलो करना है, ऐसी किसी भी धार्मिक निष्ठा या फिर जो सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं, उसमें तो बहुत जरूरी है कि आप तर्क का सहारा लें। इस बात को लेकर जो कई सारे धार्मिक संगठन थे वो उनका विरोध भी करते थे, जो रूढ़िवादी लोग थे वो भी उनका विरोध करते थे। अब यहां पर जब उन्होंने ये कहा कि हमें कई सारे धर्मों से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्हें निकाल के हिंदुइज्म में इंक्लूड कर लेना चाहिए, तो क्रिश्चियन मिशनरीज को बड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो क्राइस्ट के बढ़िया बढ़िया विचार हैं, मैसेजेस हैं, हम उन्हें हिंदुइज्म में इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि जो हिंदुइज्म है वो और कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा। इनफैक्ट हमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो क्रिश्चियन मिशनरीज इस पर काफी नाराज हो गए, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि जो क्राइस्ट के मैसेजेस हैं जो उन्होंने लोगों के लिए दिए हैं, जो कि मानवता की भलाई के लिए हैं, उस पर उनका कॉपीराइट है, उसे कोई और कैसे अपने धर्म में शामिल कर सकता है या उसे बता सकता है। तो वो बड़े नाराज हो गए, उन्होंने काफी बुराई करनी शुरू कर दी या इनके खिलाफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे कि राजा राममोहन रॉय ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्राइस्ट के मैसेजेस तो सिर्फ हम फैला सकते हैं, ये कैसे क्राइस्ट के मैसेजेस को फैला सकते हैं। वेल, क्राइस्ट के जो मैसेजेस हैं दैट आर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन काइंड, वो तो मानवता की भलाई के लिए हैं, जो उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, तो वो तो सभी तक पहुंच सकते हैं, किसी भी मीन से पहुंच जाए। लेकिन मिशनरीज इस बात से काफी नाराज हुए। वो क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस पर बात करते थे। हम बात कर रहे हैं राजा राममोहन रॉय जी की। वो कहते थे कि हमें अलग अलग कल्चर से अच्छी अच्छी बातें निकाल लेनी चाहिए,
जिसकी वजह से जो भारत के रूढ़िवादी लोग थे, जो बदलाव नहीं चाहते थे, ऑर्थोडॉक्स, वो भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। इवन इन हिंदुइज्म जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी, वो राजा राममोहन रॉय जी से बहुत नाराज हो गई। यू कैन नॉट चेंज हिंदुइज्म लाइक दैट, हम सभी धर्मों की बातों को क्यों स्वीकार कर लें। तो ये सारी तलखियां चलती रहती थी उनकी। वो अपने विचारों से, अपने स्टेटमेंट से, अपने इनिशिएटिव से इंडियन सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों से अक्सर दुश्मनी लेते रहते थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्मो सभा को फाउंड किया। ब्रह्मो सभा, जिसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्मो समाज रख दिया गया, और ब्रह्मो समाज को ही हम पॉपुलरली जानते हैं। उन्होंने अपने इस सभा के माध्यम से जो उनके विचार थे उसे एक संस्थागत रूप देने का प्रयास किया, इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की। जो समाज था वो बिल्कुल कमिटेड था कि हम उस इटर्नल, अनसर्चेबल और इम्यूटेबल बीइंग उसी की पूजा करेंगे, उसी को अडोर करेंगे, जो कि इस यूनिवर्स का ऑथर भी है, प्रिजर्वर भी है, उस परमपिता परमात्मा की, जो नश्वर है, जिसे खोजा नहीं जा सकता, जो दृढ़ है, हम उसकी पूजा करेंगे। हम कई सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। उनके जो विचार थे, उनकी जो गतिविधियां थी, वो चाहते थे कि समाज में सुधार हो, लोगों की स्थिति बेहतर हो। सती प्रैक्टिस को खत्म करने को लेकर जो काफी इनह्यूमन थी, इन्होंने काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने सती को खत्म करने के लिए, सती प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए 1818 में एंटी सती स्ट्रगल स्टार्ट किया, जहां पर वो कई सारे सेक्रेड टेक्स्ट को उठाकर ये जस्टिफाई करने का प्रयास करते थे कि ऐसा तो किसी धर्म में नहीं कहा गया कि पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाए। विडोज को अलाइव जला देना, ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, किसी स्क्रिप्चर में इस बात को जस्टिफाई नहीं किया गया है। देन व्हाई दिस प्रैक्टिस इज कंटिन्यूइंग इन आवर सोसाइटी? तो ये हमारे समाज में जारी क्यों है, जबकि हम मानवता, तर्क और दया का सहारा ले सकते हैं इस स्थिति में? तो हम उस महिला को पकड़कर जिंदा जला देते हैं। उन्होंने 1818 से ही इसका बहुत ही सख्ती से विरोध करना शुरू कर दिया था। जहां पर किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसे जलाया जा रहा होता था, तो वो अपने साथियों के साथ क्रिमेशन ग्राउंड्स पर भी जाते थे। उन्होंने कई सारे विजिलेंस ग्रुप भी बना रखे थे कि देखते रहो किसी विधवा महिला को जलाया ना जाए। वो लोग पता करते रहते थे, देखते रहते थे कि कहीं ऐसा हो ना। और गवर्नमेंट के पास बार बार पिटीशन भी डालते थे कि आप सती सिस्टम को खत्म करिए, ये सही नहीं है हमारे यहाँ। उनके प्रयास ही थे। सरकार के पास इतने लंबे समय से नोटिसेस, पिटीशंस जा रहे थे, बार बार जा रहे थे कि सती सिस्टम खराब है, खराब है, खराब है। और राजा राममोहन रॉय जी लॉजिक, रीजन को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे। उनके आर्गुमेंट्स बहुत ही कन्विंसिंग होते थे। तो ब्रिटिशर्स भी अल्टीमेटली इस बात के कंक्लूजन पे पहुंच गए कि उन्हें इस सती सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स रियली इनह्यूमन। तो राजा राममोहन रॉय जी के प्रयासों से ही गवर्नमेंट रेगुलेशन आता है 1829 में, जहां पर सती की प्रैक्टिस को एक क्राइम बना दिया गया, एक हत्या का दर्जा दे दिया गया, और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वुमेन राइट के कैंपेनर भी रहे राजा राममोहन रॉय जी। उन्होंने ये कहा कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति को दूसरे दर्जे का रखा गया है वो गलत है, और जो उनको लेकर मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो उन्हें समाज में एक इंफीरियर स्टेटस देते हैं, लाइक दे आर नॉट फिजिकली दैट मच स्ट्रांग, वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती हैं, मेंटली उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो सोशल लाइफ में अच्छा काम कर सकें। ये जो प्रिजुडाइस है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, हमें इन्हें खत्म करना होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से समाज में जो उनका एक लोअर स्टेटस है उसे जस्टिफाई किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। राजा राममोहन रॉय जी ने पॉलीगैमी को भी अटैक किया कि एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह कैसे कर सकता है। अब यहां पर वो विडोज की जो कंडीशन थी उसको भी इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे थे, और उन्होंने इस दिशा में महिलाओं के लिए इनहेरिटेंस के राइट की मांग की। उनका यह मानना था कि अगर किसी महिला के पास प्रॉपर्टी है, अगर एक महिला का पति मर जाता है और उसके पास प्रॉपर्टी है, तो फिर कम संभावना रहेगी कि उसका शोषण हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो, क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगी। राजा राममोहन रॉय जी ने मॉडर्न एजुकेशन सभी लोगों तक पहुंचाने को लेकर जो आर्गुमेंट्स दिए, जो प्रयास किए, वो डेफिनेटली अपीलिंग थे और एप्रिसिएट किए जा सकते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया डेविड हेयर को,
डेविड हेयर ने अपने प्रयासों से हिंदू कॉलेज को 1817 में फाउंड किया। तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी से कंसल्ट किया। राजा राम मोहन रॉय जी ने फुल सपोर्ट किया कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप इसको करिए। इवन एट द सेम टाइम राजा राम मोहन रॉय जी खुद इंग्लिश स्कूल्स चलाते थे जहां पर मैकेनिक्स और वोल्टेयर की फिलॉसफी को पढ़ाया जाता था। मतलब मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस तक आए, इस चीज को लेकर राजा राम मोहन रॉय बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे। वो चाहते थे कि जो इंडियन लर्निंग है और जो वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस हैं उन्हें एक साथ इंडियंस तक पहुंचाया जाए। और इस उद्देश्य से उन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज को स्टैब्लिश किया। देखिए, वो बंगाली लैंग्वेज को इनरिच करना चाहते थे एंड फॉर दैट उन्होंने बंगाली ग्रामर बुक कंपाइल करी जिसमें मॉडर्न एलिगेंट प्रोज स्टाइल्स जो उस समय प्रिवेलिंग थे उनको इंक्लूड कर लिया गया। आपने हो सकता है इसके पहले भी सुना हो, जाना हो, राजा राम मोहन राय जी को बहुत सारी भाषाएं आती थी, कई सारी लैंग्वेजेस की जानकारी उनको थी, लाइक संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हेब्रू। इससे फायदा क्या होता था? उनकी नॉलेज का बेस ब्रॉड था। देखिए, आज तो इंटरनेट है, आपको अलग अलग रिलीजन की बातें सीधे सीधे इंग्लिश में मिल जाती हैं। ज़्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हो चुका है इंग्लिश में और वो आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल मिलता है और आप उसे समटाइम्स पढ़ भी पाते हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था, ना तो इंटरनेट था और ना ही सारे रिलीजियस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हुआ था। सो इट वॉज वेरी हार्ड एट दैट टाइम कि आप किसी पार्टिकुलर रिलीजन के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकें। अगर आप उसकी भाषा की जानकारी नहीं रखते तो आप उस धर्म ग्रंथ को पढ़ ही नहीं पाएंगे, जानकारी कहाँ से मिलेगी? ऐसी समस्या, ऐसा बैरियर राम मोहन रॉय जी के साथ नहीं था, क्योंकि उनको तो कई सारी लैंग्वेजेस आती थी और इसका बेनिफिट उठाते हुए वो आसानी से कई सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लेते थे, उनकी अच्छी बातों को निकाल पाते थे। वो प्रेस के फ्रीडम के भी बोर्ड सपोर्टर थे एंड दैट्स व्हाई इन्हें इंडियन जर्नलिज्म का प्रणेता कहा जाता है, पायनियर कहा जाता है। उन्होंने कई सारे जर्नल स्टार्ट किए, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, पर्शियन में, ताकि वो लोगों को एजुकेट कर सकें, गवर्नमेंट तक लोगों की समस्याओं को पहुंचा सकें। एक राजनीतिक सक्रिय व्यक्ति के रूप में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने बंगाली जमींदारों के द्वारा जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑप्ट की जाती थी, जिसमें वो किसानों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते थे, परेशान करते थे, उसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि जो मैक्सिमम रेंट होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। अगर आपने एक सर्फ को, किसान को जमीन दी है तो आप उससे कितना रेंट मैक्सिमम ले सकते हो ये डिसाइड होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी मांग लिया और किसान नहीं दे पाया तो उसको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने टैक्स फ्री लैंड के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए उनके अबॉलिशन की भी मांग की गई, उनके द्वारा मांग की गई। पहले पार्शियल लैंड हुआ करते थे जिस पर कोई टैक्स नहीं होता था, लोग उसका इस्तेमाल कर पाते थे, उस बाद में उसके ऊपर भी टैक्स इंपोज कर दिया गया, तो उन्होंने उसका विरोध किया, बोले ये सही नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज के रिडक्शन पर भी उन्होंने बात कही अपनी। हमने जैसे कि पहले भी ये चर्चा हुई है कि जब इंडियंस कोई चीज इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई ड्यूटी लगा दी जाती थी, ताकि जब ये सामान दूसरे देश में जाए तो वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, इससे वो सामान वहां बिकेगा नहीं और फिर जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो डिस्करेज हो जाएगा। तो इस चीज का वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को खत्म करने की भी मांग की। यहाँ पर देखिए, वो ये भी चाहते थे कि जो सुपीरियर सर्विसेज हैं उनका इंडियनाइजेशन किया जाए, ताकि जो इंडियंस हैं वो अगर बड़े बड़े पदों पर होंगे तो भारतीयों का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम होगा। एट द सेम टाइम वो चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी से अलग किया जाए, क्योंकि कई बार जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो ड्यू जजमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो इस चीज के लिए भी वो काफी कंसर्न थे। उन्होंने जुडिशियल इक्विटी की बात की इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। यहाँ पर देखिए, होता ये था कि कोई भी जो यूरोपियन जज है वो तो किसी इंडियन का केस सुन सकता है, लेकिन कोई इंडियन जज यूरोपियन इंडिविजुअल के केस को नहीं सुन सकता था। तो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन था। अगर आप हमारे केस को सुन सकते हैं तो हम आपके केस को क्यों नहीं? इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। एट द सेम टाइम कई बार जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस होते थे वो भी डिफरेंट होते थे यूरोपियंस के लिए और इंडियंस के लिए। उन्हें कुछ इम्यूनिटी दे दी जाती थी। ऐसी किसी भी चीज को वो अपोज करते थे। उनका ये मानना था कि जो ट्रायल है वो ज्यूरी के द्वारा, ज्यूरी जिसमें एक से ज्यादा मेंबर्स हों, वो जजमेंट दे। कई बार ऐसा होता था कि एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा यूरोपियन है जो कुछ प्रिजुडाइज करता है या फिर बायस्ड है, वो इंडियंस को अच्छी तरीके से जजमेंट नहीं दे पाता था या न्याय नहीं दे पाता था, जस्टिस नहीं दे पाता था। राम मोहन रॉय जी एक इंटरनेशनलिस्ट भी थे, अंतरराष्ट्रीयतावादी थे, जो कि अपने समय से काफी आगे थे। उस समय तो रेयरली ऐसी बात होती थी कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोऑपरेशन को एनहांस करने की जरूरत है, ऐसी एक्टिविटीज हों जो देशों के बीच में भाईचारा बढ़ाएं। ये बातें वो उस समय करते थे, जबकि नेपोलियन ने यूरोप को एक तरीके से तहस नहस कर रखा था। नेपोलियन के जाने के बाद भी कई तरीके की अव्यवस्था यूरोप में फैली हुई थी। एट दैट टाइम राजा राम मोहन रॉय जी ऐसे विचार रखते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर। अब ब्रह्म समाज की कुछ महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल स्क्रॉल डाउन तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसे आप पिन पॉइंटेड तरीके से दिमाग में रखने का प्रयास करें, जो आपके आंसर्स को फ्रेम करने में आपकी मदद करेगा। उन्होंने पॉलिटिज्म और आइडल वर्शिप दोनों को अपोज किया। वो इनकार्नेशन, अवतारवाद का विरोध करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ईश्वर बार बार अवतार लेकर धरती पर आते हैं, वो इसका भी विरोध करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, कोई भी किताब, कोई भी स्क्रिप्चर इतनी अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं रख सकता कि वो ह्यूमन रीजन और कंसाइंस के भी ऊपर हो जाए। मतलब कोई ऐसी किताब
इसमें कह दिया जाए कि ये चीज़ यहाँ लिखी है इसलिए आपको इसको सही मानना है, जबकि हमें लगता है कि गलत लिखा है। नहीं, कोई भी किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, उनका ये मानना था। वो कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जातिगत व्यवस्था का विरोध करते हैं, हालाँकि उसमें बहुत सक्सेस तो नहीं मिली थी, बट फिर भी वो प्रयास करते हैं। सोशल रिफॉर्म के संबंध में उन्होंने जो डोगमास एंड सुपरस्टिशन समाज में प्रिवेल करते थे एट दैट टाइम उसका विरोध किया। एक प्रेजुडाइज हुआ करता था कि जो हिंदू हैं, उन्हें देश के बाहर नहीं जाना चाहिए समंदर पार करके। अगर किसी व्यक्ति ने समंदर को एक बार पार कर लिया, तो उसकी जाति खत्म हो गई, नष्ट हो गई और उसे जाति से बाहर कर दिया जाएगा। जब वो व्यक्ति बाहर से आता था, तो वो जाति उसको स्वीकार नहीं करता था। वो इस प्रकार की चीज़ों को सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने जो सोसाइटी में वुमेन थी, उनके रेस्पेक्टेबल स्टेटस की बात की, सती को कंडेम किया, पटा सिस्टम के एबॉलिशन की बात की, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी का विरोध किया, विडो मैरिज को आगे बढ़ाने को लेकर प्रयास किया और जो एजुकेशन फैसिलिटीज हैं वुमेन के लिए, उनको भी एनहांस करने की कोशिश की। तो महिलाओं को लेकर उनके जो प्रयास रहे, वो काफ़ी प्रशंसनीय हैं, काफ़ी नोटेबल हैं। उन्होंने कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी दोनों पर अटैक किया, यद्यपि यहाँ पर उन्हें जो सफलता मिली, वो सीमित थी, लिमिटेड थी। जो हमारा अगला टॉपिक है, सब टॉपिक है, दैट इज यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डेरोजियो। देखिए, लेट 1820s एंड अर्ली 1830s के आसपास एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड स्टार्ट हुआ बंगाल के यंगस्टर्स के बीच में, दैट वाज यंग बंगाल मूवमेंट। जो एनलाइटेंड यंगस्टर्स थे, उनके विचारों में बदलाव देखा जा रहा था। वो अब चीज़ों को अलग तरीके से सोच रहे थे, प्रोग्रेसिव तरीके से सोच रहे थे। तो इस मूवमेंट को यंग बंगाल मूवमेंट कहा गया। ये जो यंग बंगाल मूवमेंट था, इसे एक स्ट्रीमलाइन किया गया, जोड़ दिया गया एक एंग्लो इंडियन के द्वारा, जिनका नाम हेनरी विवियन डेरोजियो था। एंग्लो इंडियन कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसके माता या पिता में से कोई एक इंग्लिश मूल का हो, ब्रिटिश हो, या फिर उनके एंसेस्टर्स, दादा दादी, वो कोई इंग्लिश मूल के हों, उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। वो हिंदू कॉलेज में पढ़ाया करते थे। 1820 से लेकर 1831 के बीच में उन्होंने हिंदू कॉलेज में टीचिंग करी थी। वो एक लीडर इंस्पायरर रहे, जो प्रोग्रेसिव ट्रेंड उस समय बंगाल में चल रहा था उसके लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे, उनसे डेरोजियो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो विचार वो अपने स्टूडेंट्स में भी इनकलकेट करते थे, लाइक फ्री थिंकिंग, रैशनैलिटी, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम को समर्थन देना या फिर उसकी बात करना। इन सभी चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे और ये अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते भी रहते थे। जो डेरोजियंस थे, जो लोग हेनरी विवियन डेरोजियो को फॉलो करते थे, उन्हें डेरोजियंस कहा जाता था। वुमेन राइट को भी सपोर्ट करते थे, उनके एजुकेशन के राइट को भी सपोर्ट करते थे। इस लिहाज से डेरोजियो जी को फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट भी कहा जाता है मॉडर्न इंडिया का। वो अपनी पोएट्रीज में जो नेशनल थिंकिंग है उसकी बात किया करते थे। तो जब इतना बढ़िया था ये यंग बंगाल मूवमेंट या फिर डेरोजियंस का जो प्रयास था, देन ये इतना सफल क्यों नहीं रहा? व्हाई इट वाज वीक? इसके वीकनेसेस के क्या रीजंस थे? जो पहला मेन रीजन रहा वो ये था कि उस समय की सोशल कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि वो ऐसे रेडिकल आइडियाज को अडॉप्ट कर सकें जो डेरोजियंस के थे। उस समय समाज चेंजेस एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था और इनके आइडियाज काफी रेडिकल थे। वो समाज में कुछ चेंज की मांग करते थे। एट द सेम टाइम वो मासेस का सपोर्ट गैदर नहीं कर पाए, सोशल ग्रुप्स या क्लास उनका सपोर्ट ये गैदर नहीं कर पाए। जो डेरोजियंस थे, उनको कोई रियल लिंक नहीं मिला मासेस के साथ। वो पीजेंट्स का कॉज अपलिफ्ट नहीं कर पाए या उनके जो कॉजेस थे उनको लेकर अपनी जो एक्टिविटीज थी उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाए। एट द सेम टाइम उनका जो रेडिकलिज्म था, जो वो क्विक चेंज की बात करते थे, वो किस नेचर का था? उसके प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इस चीज पर बहुत कम इवैल्यूएशन किया गया था। देखिए, वैसे तो काफी लिमिटेड रहा ये यंग बंगाल मूवमेंट, लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद जो डेरोजियंस थे, उन्होंने राममोहन रॉय का जो ट्रेडिशन था उसे आगे बढ़ाया, जिसमें बात की जाती थी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस को लेकर इंप्रूवमेंट की, पब्लिक एजुकेशन इस बारे में हो, इस बात को लेकर उन्होंने लोगों के बीच में अवेयरनेस को स्प्रेड किया। एग्जांपल के तौर पे उन्होंने हायर ग्रेड ऑफ सर्विसेज जो हैं उसमें इंडियंस के इंडक्शन की मांग की। जो किसान हैं, ऑपरेसिव जमींदार से उनको प्रोटेक्ट करने की मांग की। इंडियन लेबर्स जो अन्य ब्रिटिश कॉलोनीज में गए हुए हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। जो कंपनी का चार्टर है उसमें रिवीजन की बात की, ताकि इंडियंस का कम एक्सप्लॉयटेशन हो और प्रेस को फ्रीडम मिले, जजमेंट्स ज्यूरी के द्वारा दिए जाएं ताकि प्रेजुडाइज की संभावना कम रहे। ऐसे कई सारे जो प्रयास थे या डिमांड्स थी वो डेरोजियंस के द्वारा किए गए। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। देखते हैं अगला टॉपिक जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने इंडियन और वेस्टर्न थॉट को ब्लेंड करके इंडिया में रिफॉर्म की मांग की। वो हाई मोरल वैल्यूज में बिलीव रखते थे। उनका ऐसा मानना था कि हमें गरीबों के प्रति ज्ञान होना चाहिए। 1850 में वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने, जहां पर वो बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि जो प्रिस्टली मोनोपोली है, जो सर्टेन ग्रामीण क्लास के जो प्रीस्ट हैं, जो स्क्रिप्चर नॉलेज पर कहते हैं कि केवल वही इसका ज्ञान रखते हैं, उसे खत्म करना है। और इसीलिए उन्होंने इस संस्कृत कॉलेज को नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी ओपन कर दिया। बोला कि आप लोग भी आइए और जो स्क्रिप्चर नॉलेज है उसे अवेल करिए। जो स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है, इस पर किसी की मोनोपोली नहीं है, ठीक है। उन्होंने वेस्टर्न थॉट को इंट्रोड्यूस किया संस्कृत में, ताकि जो एक सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन है संस्कृत कॉलेज में, इनफैक्ट नॉट इन संस्कृत, इट्स संस्कृत कॉलेज, ताकि जो सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन है संस्कृत लर्निंग का वो खत्म हो। मतलब अगर आप संस्कृत कॉलेज में जाकर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो बस हो गया, संस्कृत ही पढ़ेंगे आप और आपको कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। ऐसा उनका मानना था कि नहीं होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कहते थे कि संस्कृत के साथ साथ आपको मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न थॉट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक एकेडमिशियन के रूप में उन्होंने कुछ नई मेथोलॉजीज भी इवॉल्व की ताकि संस्कृत को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने बंगाली प्राइमर भी तैयार किया बच्चों के लिए, एक बंगाली की किताब जो प्रोज स्टाइल में थी। उन्होंने विडो मैरिज को लेकर काफी बड़ा मूवमेंट चलाया, जिसके बाद उनके प्रयासों से ही अंग्रेज इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि विडोज के मैरिज का राइट होना चाहिए, उसे लीगल होना चाहिए, तो उसे उन्होंने लीगलाइज किया। चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी को लेकर भी वो एक क्रूसेडर थे। उन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेकर काफी प्रयास किया। देखिए, चाइल्ड मैरिज को रोकने का उन्होंने काफी उसको लेकर काफी स्ट्रगल किया, ताकि कम उम्र में बच्चों का विवाह कर उनका जो भविष्य है उसे बर्बाद ना किया जाए। वुमेन एजुकेशन को लेकर भी काफी प्रयासरत रहे। इन्हें गवर्नमेंट स्कूल का इंस्पेक्टर बनाया गया। इंस्पेक्शन के साथ साथ इन्होंने लगभग 35 गर्ल्स स्कूल को ऑर्गेनाइज किया। लगभग 35 स्कूल्स को इन्होंने गर्ल्स के लिए ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कई बार तो ये काम ये अपने खुद के खर्चे पर करते थे। बैथनी स्कूल के सेक्रेटरी बनाए गए थे, जिसे 1849 में फाउंड किया गया था बैथनी स्कूल को। ये उसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे, जहां पर वो हायर एजुकेशन महिलाओं को मिले उसकी शुरुआत भी करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनका सोशल रिफॉर्मर के रूप में कंट्रीब्यूशन। जो हमारा अगला टॉपिक है, सब टॉपिक है, दैट इज सत्यशोधक समाज एंड ज्योतिबा फुले। तो बात करते हैं ज्योतिबा फुले जी के बारे में, जिनका जन्म सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। ये एक माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे।
इन्होंने कास्ट डोमिनेशन और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को खत्म करने को लेकर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सा मूवमेंट तैयार कर लिया था। फुले जी ने सत्यशोधक समाज को फाउंड किया, इसका मतलब था ट्रुथ सीकर सोसाइटी, ऐसे लोग जो सत्य की खोज में हैं। तो सत्यशोधक समाज कब स्टैब्लिश किया गया? 1873 में। किसने किया? ज्योतिबा फुले जी ने। इस समाज की जो लीडरशिप थी उसमें अलग अलग बैकवर्ड क्लासेस से लोग आते थे, लाइक माली, तेली, कुंभी, सारीस या धांगर्स। ये सभी लोग इस समाज का हिस्सा थे जो सोशल इक्वलिटी की बात किया करते थे। जो मेन एम था उनका वो था समाज सेवा। अपनी इसी उद्देश्य से उन्होंने काफी प्रयास किया ताकि एजुकेशन को इंपार्ट किया जाए वुमेन और लोअर कास्ट के लोगों को। फुले जी का वर्क हम सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी के रूप में देख सकते हैं। आपको इसे बिल्कुल याद रखना है, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी, जिसने लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने राजा बलि को सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया भगवान राम जी के खिलाफ, क्योंकि ब्राह्मण्स सिंबल के तौर पर भगवान राम की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, बाकी लोग भी। फुले जी का मानना यह था कि कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसी के आधार पर खत्म हो सकती है। वो जो सांस्कृतिक हिंदुइज्म था जिसमें संस्कृत का डोमिनेंस है उसे भी समाप्त करने की बात करते थे। फुले जी जेंडर इक्वालिटी के फर्म बिलीवर थे। इसी दिशा में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर पुणे में गर्ल्स के लिए एक स्कूल भी खोला। विडो मैरिज को लेकर उनके प्रयास काफी नोटेबल रहे महाराष्ट्र में, और उन्होंने विधवाओं के लिए 1854 में विडो हाउस भी ओपन किया। उनके इन्हीं सारे प्रयासों की वजह से उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई और हम सभी उन्हें प्यार से महात्मा ज्योतिबा फुले पुकारते हैं। आज के सेशन में यहीं पर रुकेंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा।